नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी बादशाह का जब वक्त खराब चलता है तो उसके जीते हुए किले भी धीरे धीरे ढहने लगते हैं और कुछ ऐसा ही हाल इस बादशाह का है। बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से इस बादशाह ने जो किले जीते थे 2014, 2019 में, उसके बाद भी वो धीरे धीरे अब ढहते चले जा रहे हैं। और सबसे ताज़ा मिसाल हरियाणा की है, जहां किला ढहने की बिल्कुल कगार पर है। और अगला टारगेट महाराष्ट्र है, इस देश का सबसे अमीर राज्य, हाईएस्ट जीडीपी स्टेट। यह किला भी ढह सकता है। अब दोस्तों, हरियाणा का तो हाल ही मत पूछिए। आलम यह है कि बीजेपी से कोई लड़ने को बड़ा नेता तैयार नहीं है। इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है और आप कह सकते हैं कि लठ बज रहे हैं कई दफ्तरों में। और जिनको टिकट दिया जा रहा है, बदकिस्मती देखिए कि उनको टिकट वापस करना पड़ रहा है। यह हाल है। क्या सर्वे की मैं बात करूं। और उधर अगर आप महाराष्ट्र देखें तो महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि जैसे मोदी जी का जो गुब्बारा है, मोदी और अमित शाह का, उसकी हवा निकलनी अभी से शुरू हो गई। चुनाव दिवाली बाद हैं, हवा अभी से निकल रही है। अब इधर महाराष्ट्र में कई सर्वे आए, पॉलिटिकल पार्टीज के सर्वे आए, बीजेपी का, कांग्रेस के इंटरनल सर्वे, इंटेलिजेंस के सर्वे। लेकिन एक सर्वे जो आज ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, वो लोक पोल का सर्वे। और ये जो सर्वे है, इसमें साफ जिक्र है, इसमें साफ दिख रहा है कि बीजेपी के हाथ से किस तरह से गेम निकल रहा है। अगर आप ये सर्वे देखें एक नज़र में, तो एनडीए यानी बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस, उनके पीछे मोदी, शाह और अजीत पवार जो एनसीपी के हैं, एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना को लीड कर रहे हैं। ये जो एनडीए की जो तिगड़ी है, ये 288 के असेंबली में, हाउस में, इनको 115, 128 दिखाया गया, यानी बहुमत से नीचे दिखाया गया। और अगर आप महाविकास अघाड़ी देखें, कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जो तिगड़ी है, तो ये 141 से 154 के आसपास, यानी सरकार बन रही है, बहुमत इनको मिल रहा है। और जो बाकी अदर्स हैं, अदर्स तकरीबन आप कह सकते हैं 5 से 18 के हैं। लेकिन अदर्स की इंपॉर्टेंस तभी है जब असेंबली फ्रैक्चर्ड हो, भंग हो। बहरहाल सर्वे देख के ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहले कहा ना, किला ढहने के कगार पे, भाजपा का किला महाराष्ट्र में ढहने के कगार पर है। अब दोस्तों, महाराष्ट्र की जो तस्वीर इस सर्वे से बयां हो रही है, उसमें तो साफ जाहिर है कि गेम जो है वो मोदी और शाह के हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। हालांकि शाह साहब को उम्मीद है, उनको उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया भी कायम है। शाह साहब को लगता है कि उनकी जो लाडली बहना योजना है, जो उन्होंने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से कॉपी करी और महाराष्ट्र में लागू करी, उनको लगता है ये जो कैश जा रहा है, ये जो पैसा जा रहा है बहनों के खातों में, महिलाओं के खातों में, ये कुछ गुल खिला दे। लेकिन मराठी मानुस का मानना है, उनका मानना है कि सेंटिमेंट्स बड़ी चीज़ है। मराठा सेंटिमेंट्स पे खेलता है और सेंटिमेंट्स गुजरात लॉबी के साथ नहीं, मोदी शाह के साथ नहीं। सच्चाई है कि ज़मीन पर आज अगर आप देखें महाराष्ट्र को, आगे मैं बात करूंगा, तूती जो बोल रही है वो उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की बोल रही है। और एक अंडर करंट राहुल गांधी का भी महाराष्ट्र में, विदर्भ से लेकर पश्चिम महाराष्ट्र तक तूती बोल रही है इस वक्त। और अगर आप मोदी शाह की बात करें तो मुझे लगता है कई फेलियर्स, उनका जो प्लान फेल हो रहा है, पीछे कई कारण हैं। और ये जो कारण है, इस पर मैं कुछ जानकारियां आपसे ज़रूर साझा करूंगा, एक्सपर्ट्स के साथ आगे करूंगा। लेकिन जो बड़ा सवाल ये है कि अगर महाराष्ट्र हाथ से निकला, हरियाणा पर तो मैंने बताया कि किला एकदम ढहने के कगार पर, लेकिन महाराष्ट्र हाथ से निकला तो फिर दिवाली के बाद दिल्ली में क्या होने जा रहा है। अब दोस्तों, कोई चमत्कार हो जाए या नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर कुछ ऐसा कमाल कर दें कि हरियाणा का चुनाव बदल दें, महाराष्ट्र का चुनाव बदल दें, तो एक अलग बात है। लेकिन नेचुरल कोर्स में ऐसा लगता है कि कई राज्य हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, फिजा अच्छी नहीं है गुजरात लॉबी की, और हो सकता है चारों राज्य हाथ से निकल जाएं। और यहीं पर एक सवाल है जहां पर आपको भी गौर करना चाहिए कि अगर मोदी जी के हाथ सिर्फ हार ही लगती है, तो इस हारे हुए घोड़े पर क्या नीतीश कुमार दांव लगाएंगे, जिनको सबसे क्रूशल चुनाव अगले साल फेस करना है? क्या नीतीश कुमार अपने करियर का
सबसे बड़ा चुनाव, आखिरी चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं, क्या मोदी जी पर सवार होंगे वो? क्या मोदी जी को पार्टनर बना के वो चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी को फेस करेंगे? क्या हारे हुए घोड़े पर नीतीश कुमार दांव लगाएंगे? नायडू बाबू की बात नहीं है, चुनौती इस वक्त नीतीश कुमार के सामने है। वो क्या करेंगे नवंबर के बाद? और सबसे बड़ी चीज, ये जो साहब हैं मोहन भागवत और इनकी जो टीम है जो नाराज चल रही है अंदर ही अंदर, एक तरह से संवाद खत्म होता जा रहा है मोदी के साथ मोहन भागवत का। और अभी जो केरल में बैठक हुई है, उस बैठक में जिस तरह का चिंतन सामने आया है, क्या हारे हुए घोड़े पर आरएसएस और सवारी करना चाहेगा? जिस रथ का घोड़ा बदल सकता है, क्या ऐसा कोई विकल्प है? देयर इज सम रिप्लेसमेंट। मोदी का कोई ऐसा रिप्लेसमेंट है मोहन भागवत के जहन में, उनके प्लान में? और क्या ये घोड़ा बदला जा सकता है दिवाली के बाद, अगर दिवाला निकलता है गुजरात लॉबी का चुनाव में? बिग क्वेश्चन। दोस्तों, आज का जो डिस्कशन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक्सपर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिस्कशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बात हरियाणा की नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात महाराष्ट्र और झारखंड की नहीं कर रहे हैं। अगर ये चुनाव हाथ से निकले तो फिर क्या देश की जो राजनीति है उसकी दिशा बदल सकती है? और मोदी जी के लिए कहीं ना कहीं एक टी पॉइंट आ सकता है कि अब आगे रास्ता नहीं है। कैसा हो सकता है? हमारे साथ आज 3 खास मेहमान हैं और कई दिनों के बाद विवेक देशपांडे, इंडियन एक्सप्रेस में बड़ी ज़बरदस्त पत्रकारिता उन्होंने करी, एक बड़े अखबार में, नागपुर में रहते हैं, आरएसएस मुख्यालय जहां पर है, और आप कह सकते हैं कि आरएसएस की हर जानकारी अगर कहीं से ब्रेक होती है तो विवेक देशपांडे ही ब्रेक करते रहे हैं। विवेक देशपांडे को मैंने बुलाया पूछने के लिए कि क्या आरएसएस सोच रहा है कि घोड़ा बदला जाए अगर घोड़ा थक गया है। हमारे साथ सुधीर सूर्यवंशी होंगे, मुंबई के स्टार रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, सीधे मुंबई से जुड़ेंगे, आपको जानकारी देंगे कि भाई तूती क्यों बोल रही है उद्धव ठाकरे की और शरद पवार की और राहुल गांधी की। और हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा होंगे जो बताएंगे आपको कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है नवंबर के बाद। अगर मोदी जी थक जाते हैं, घोड़ा थक जाता है, हार जाता है, तो क्या सवारी करेंगे नीतीश कुमार जैसा नेता सवारी करेगा? बिग क्वेश्चंस, वेरी बिग क्वेश्चंस। और दोस्तों, गुजारिश ये है कि इस डिस्कशन को, इन खुलासों को आखिर तक सुनिएगा। अक्सर मतलब की बात दी एंड में आती है। लखेड़ा साहब, कि जो सर्वे आ रहे हैं ये एनडीए को 125 सीट के आसपास दिखा रहे हैं, 114 से 128। तो सर्वे में कहीं भी एनडीए यानी अजीत पवार, शिंदे और बीजेपी ये 125 से आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे। लेकिन अमित शाह भी रविवार को, संडे को वो मुंबई में थे, एयरपोर्ट पर उन्होंने मीटिंग करी। पहले अजीत पवार और शिंदे गुट के साथ मीटिंग करी, फिर बीजेपी के साथ मीटिंग करी। और बीजेपी में उन्होंने कहा कि हम अपने दम पर 125 सीटें जीतेंगे। यानी जितनी सीटें एनडीए को सर्वे नहीं दे रही, उससे कहीं ज्यादा सीटें अमित शाह अपने दम पर जीतने का दावा कर रहे हैं। ये जो दावा है ये सच्चाई है, ये दावा एक आपको खोखला लगता है? देखिए, ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी जो पराजय हो रही है उनके अलायंस की, उसके बारे में उनको हम चारों से ज्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास है। और ये इलेक्शन होगा तो फॉर्मेलिटी तो करना पड़ेगा ना। इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, पैसा बहाना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट खड़े करने पड़ेंगे। मुझे तो ये पता लगा कि शिंदे के बीच में जो एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं, वो कई निर्दलीय को पटा रहे हैं बीजेपी के कि तुम निर्दलीय खड़े हो जाओ, पैसा हम देंगे। और 25-25 करोड़ रुपए की बोली लग रही है कि आप खड़े हो जाइए, 5,000, 7,000, 8,000 वोट पड़ेंगे। बहुत है। दरअसल कंपटीशन क्या हो रहा है कि शिंदे को ये पता लग गया है कि अगर हम अगर पिछड़ गए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तो गई, मतलब मैं पार्टी भी जाएगी, कम सीटें मिली, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, पार्टी भी जाएगी और मुख्यमंत्री की पोस्ट दोबारा मिलने वाली नहीं है। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इतना पता लग गया है कि हरियाणा में हारे और इसके बाद महाराष्ट्र की जो हार होगी, ये हार सीधे तौर पर दिल्ली का जो तख्त है उसको बुरी तरह हिला देगा। और मराठा जो सेंटिमेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, जो मराठा सेंटिमेंट से एक बार मराठा जो मतदाता है सेंटिमेंट से, वो अगर मन बना लिया उसने
कि इनसे मुक्त करना है महाराष्ट्र को। दुनिया का कोई ताकत जो है ना, ये जो मराठा सेंटिमेंट को जी, वापस नहीं ला पलट नहीं सकती, ऐसा ओके, मेरा मानना गॉट द है। पॉइंट। जी, हालत बहुत खराब है महाराष्ट्र में। और अगर मैं लखेड़ा साहब की बात मानूं तो अमित शाह जो अपने को चाणक्य कहते हैं या कहलवाना चाहते हैं, या बीजेपी उनको चाणक्य मानती है अमित शाह को, लखेड़ा साहब इशारा कर रहे हैं कि नाव तो जो है वो अमित शाह नहीं डुबो दी है। भैंस जो पानी में गई है बीजेपी की, वो अमित शाह की वजह से गई है। अब मैं जरा पूछूं सुधीर सूर्यवंशी जी से, सुधीर जी, अमित शाह 125 सीटें लाने की बात कर रहे हैं कि 125 बीजेपी अपने दम पर लाएगी, लेकिन लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि भाई ये तो आदमी, इसी ने तो नाव डुबोई है, इसी ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है बीजेपी महाराष्ट्र का। क्या ये बात सही है कि अमित शाह ने फायदे की जगह नुकसान ज्यादा कर दिया बीजेपी का? ये बात सही है या गलत है? बिल्कुल दीपक जी, जैसे सर्वे भी आया और जैसे हम भी बात करते हैं लोगों से काफी अक्रॉस सेक्शन से, उसमें एक बात आम तौर पे उभर के आ रही कि जो सेंटिमेंट्स महाराष्ट्र में वो एंटी बीजेपी है। अभी उनका चेहरा आप मोदी जी को कीजिए, अमित शाह को कीजिए और देवेंद्र फडणवीस को कीजिए, ये मुझे लगता है ज्यादा मायने नहीं रखता। एक पार्टी के तौर पे लोगों को ऐसा लगता है महाराष्ट्र में कि भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद में जिस तरीके से उन्होंने जोड़ तोड़ की राजनीति फिनिश की और लोगों को जेल में डालने का जो प्रयास किया, देखो लोग पहले भी जेल जा चुके, लेकिन किसी ने किसी परिवार के ऊपर कभी अटैक नहीं हुआ था महाराष्ट्र में। ये पहली बार ऐसा हुआ कि लोग परिवार के ऊपर अटैक करके उनको जेल भेज रहे। और इसी राजनीति का जो स्तर रहता है, राजनीति का स्तर तो नीचे गिर रहा है, उसमें कोई दोहराए की बात नहीं, लेकिन जो जितने तेजी से गिर रहा है उस तेजी से गिरने को मुझे लगता है कि लोगों में एक ऐसा परसेप्शन बन गया है कि उसके लिए भारतीय जनता पार्टी रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए लोकसभा में सबसे ज्यादा नुकसान, ज्यादा सीट लड़के भी भारतीय जनता पार्टी का हुआ। जो ट्रेंड है मोटा मोटी वो महाविकास आघाड़ी की ही फेवर में है, महाविकास आघाड़ी के फेवर में है। विवेक देश पांडे जी, आप तो नागपुर में हैं और नागपुर में आपने एक उम्र गुजारी रिपोर्टिंग करते करते, जहां पर आरएसएस का मुख्यालय है, बीजेपी की आप राजनीति को समझते हैं। लेकिन जहां आप रहते हैं विवेक जी, नागपुर के चारों तरफ, चाहे 100 किलोमीटर की परिधि ले लीजिए, चाहे 200 किलोमीटर ले लीजिए, नागपुर की सीट अगर आप गडकरी जी की छोड़ दीजिए तो बाकी जगह तो बंटा धार है बीजेपी का। चारों तरफ आरएसएस का जहां गढ़ है। आपको क्या लगता है कि मोदी और शाह पूरी तरह फेल हुए और मोदी